प्रश्न संख्या 51। पटना का स्थानीय समय हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय IST जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है वो वहां से गुजरता है। 52। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? कह रहा है कि बिहार से अलग होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45.85%। 45.85%। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल पुराने बिहार का 45.85% जमीन है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ जिससे बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो गया, बिहार और झारखंड। विभाजन का उद्देश्य इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों की विशिष्ट संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करना था। विभाजन का उद्देश्य क्या था कि इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनकी विशिष्ट संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करना था। और झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न संख्या 53। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा हमारा कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं है, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति है, बाल कल्याण नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 53। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में चुनाव से ठीक पहले 7 निश्चय योजना की घोषणा की थी। 7 निश्चय योजना, पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना। पहला आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल। पांचवा है घर तक पक्की गली नालियां। छठा है शौचालय निर्माण का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। सातवां है अक्सर बढ़े आगे बढ़े। बाल कल्याण नहीं था उसमें। 54 नंबर देख लेते हैं। बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो लीची ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा कि बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? तो लीची का। बिहार भारत में लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य है जो देश के कुल वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा प्रदान करता है। बिहार में लीची की कई प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं जिसमें शाही लीची, कस्बा लीची, लौंगिया लीची, बेदाना लीची, चाइना लीची और पूर्वी लीची शामिल है। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी सदिश नहीं है? विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन नहीं है। आयतन नहीं है। दिए गए विकल्पों में से आयतन एक सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल तीनों
सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, जबकि आयतन में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। 56 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा कितना होगा? तो ऑप्शन सी स्थिर रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इस दौरान निम्न घटनाएं होती है। वस्तु का वेग नीचे की ओर बढ़ता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वस्तु की ऊंचाई कम होती है, इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है, वस्तु की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। 57, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। ऑप्शन है ऊर्जा का नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। एक्सप्लेनेशन, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा दो भागों में बराबर होती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। यह नियम कहता है कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तेल सिल्क क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तेल सिल्क क्या है? समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। एक्सप्लेनेशन है, तेल सिल्क एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेल समुद्र की सतह पर एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है। यह समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है और इसे साफ करना मुश्किल होता है। तेल सिल्क एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेल समुद्र की सतह पर पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है। यह समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है और जिसे साफ करना मुश्किल होता है। 59 नंबर प्रश्न, सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह अपने अत्यंत निम्न तापमान के कारण एक प्रभावी शीतलक के रूप में उपयोग की जाती है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह पिघलकर द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसीलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। 60 नंबर, निम्नलिखित अम्लों का उसके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। निम्नलिखित अम्ल को मिलान करना है तो यहाँ पे हो जाएगा ए का सिरका। सिरका क्या है? तो एसेटिक एसिड है। सिरका क्या है? एसेटिक एसिड। ए का 3। बी संतरा। संतरा क्या है? साइट्रिक एसिड। संतरा क्या है? संतरा है साइट्रिक एसिड। दही क्या है? लैक्टिक एसिड। दही क्या है? लैक्टिक एसिड। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिरका, इसमें मुख्य रूप से एसिटिक एसिड होता है जो इसे खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है। संतरे और अन्य खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दही, दूध में उपस्थित लैक्टोज के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के किण्वन से लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जो दही को खट्टापन देता है। प्रश्न संख्या 61, स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है। इस्पात, क्रोमियम और निकल। इस्पात, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से इस्पात
आयरन और कार्बन का मिश्रण के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। सामान्यतः इसमें कम से कम 10.5% क्रोमियम मिलाया जाता है, जो सतह पर एक पतली अदृश्य और निष्क्रिय ऑक्साइड परत बनता है, जिससे यह जंग और संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है। निकेल मिलाने से इसकी संक्षारण प्रतिरोधक क्षमता और यांत्रिक गुण और बेहतर होते हैं। 62 गैलेना का अयस्क है। गैलेना का अयस्क क्या है? तो गैलेना का अयस्क है सीसा। गैलेना का अयस्क क्या है? सीसा। गैलेना सीसा का मुख्य अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र लेड सल्फाइड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फाइड। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिससे सीसा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिससे सीसा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। गैलेना में अक्सर चांदी भी अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। गैलेना में अक्सर अशुद्धि के रूप में चांदी पाई जाती है, जिससे यह चांदी का भी एक स्रोत बनता है। 63 भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है मोनोजाइट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है मोनोजाइट। दिए गए विकल्पों में मोनोजाइट सही उत्तर है। यह थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्वों का प्रमुख अयस्क है। भारत के पास मोनोजाइट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की तटीय रेत में पाया जाता है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रचुर खनिज है। प्रश्न संख्या 64 कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो इनमें से कोई नहीं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करने वाला रासायनिक अपक्षय प्रक्रम कार्बोनेट है। अपक्षय प्रक्रम कार्बोनेशन है। इसमें वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो चूना पत्थर को घोलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। दिए गए विकल्पों में कार्बोनेशन नहीं है। जलीयोजनीकरण हाइड्रेशन में खनिज जल को अवशोषित करते हैं, जो चूना पत्थर के लिए प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। जलीयोजनीकरण या फिर हाइड्रेशन में खनिज जल को अवशोषित करते हैं, जो चूना पत्थर के लिए प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। 65 नंबर प्रश्न, यदि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। धोने का सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ए का 4 ये नहीं है। कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये भी नहीं, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तूतिया हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तूतिया क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तूतिया कॉपर सल्फेट। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। 65 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, लोहा और अन्य खनिज या धातुओं की उपस्थिति के कारण होती है। कठोर जल में मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण
होते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3.10H2O 10H2O Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सूत्र है NaOH। तूतिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है Na2S2O3.5H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र सामान्यतः CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में दर्शाया जाता है। यह वास्तव में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसमें विरंजन क्रिया का मुख्य रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के कारण होती है। उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने, कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग। ब्लीचिंग पाउडर जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, वास्तव में एक जटिल मिश्रण है। इसमें मुख्य सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जो विरंजक क्रिया करता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड तथा कुछ मात्रा में बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड भी उपस्थित रहता है। धोवन सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सूत्र दिया गया है, का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। यह कठोर जल में उपस्थित घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों जैसे क्लोराइड और सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, जो अवक्षेपित होकर जल से अलग हो जाते हैं। 66 नंबर प्रश्न, लोहे के संक्षारण या जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो गैल्वेनीकरण है, एनोडीकरण है, क्रोम प्लेटिंग ये भी है, वर्जन नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, वर्जन नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम पहले। गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और क्रोम प्लेटिंग लोहे के संक्षारण को रोकने की विधियां हैं। भर्जन एक धातु कर्म है। भर्जन यानी रोस्टिंग एक धातु कर्म प्रक्रिया है, जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। यह संक्षारण रोकने की विधि नहीं है, बल्कि अयस्क से धातु प्राप्त करने का एक चरण है। अयस्क से धातु प्राप्त करने का एक चरण है। 67 केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा और नाम दिया था? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रक कोशिका का एक अंग है जो झिल्लियों से घिरा होता है तथा वह कोशिकाओं के डीएनए का संचय करता है। प्राणियों में केंद्रकों का व्यास लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा और उसका नाम भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कोशिका में एक विशेष संरचना देखी और उसे केंद्रक नाम दिया, जो कि लैटिन शब्द न्यूक्लियस से लिया जाता था। 68 नंबर प्रश्न, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीज का रंग
का चयन नहीं किया था। फूल की स्थिति देखा था उन्होंने, फूल का रंग भी देखा था, फूल की आकृति भी देखा था। ऑप्शन डी नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आकृति और बीज की आकृति जैसे 8 लक्षणों का चयन किया था, लेकिन बीज का रंग लक्षण चयन नहीं किया था। बीज के रंग का चयन नहीं किया था। 69 विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन डी प्राकृतिक बरन। प्राकृतिक बरन जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण या अधिक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक बरन या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली अनिर्देशित प्रक्रिया है। प्राकृतिक बरन की जैव विकास क्रम विकास की प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका प्रचार प्रसार किया। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और प्रचार प्रकाश किया किसका? विकास का। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? वंश और जाति दोनों। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? तो वंश और जाति दोनों। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई वंश और जाति दोनों है। वर्गीकरण पद्धति से पहले वंश तथा बाद में जाति आती है। जीव विज्ञान में वर्गीकरण की मूलभूत इकाई प्रजाति है। प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और सामान्यतः समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। 71 सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो नीली व्हेल। नीली व्हेल नीली व्हेल या ब्लू व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित स्तनधारियों में सबसे विशाल है। नीली व्हेल की लंबाई 30 मीटर यानी 98 फीट, 30 मीटर या फिर 98 फीट तक और वजन 180 मीट्रिक टन तक हो सकता है। वजन 180 मीट्रिक टन तक हो सकता है। नीली व्हेल मुख्य रूप से दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है, जिसका जीव का वजन एक हाथी के बराबर होता है। जिसका जीव का वजन कितना होता है? एक हाथी के बराबर। व्हेल भी एक स्तनधारी है। जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ अंडे देने वाले भी होते हैं जैसे प्लेटिपस, और वे स्तनों से दूध पिलाते हैं। उदाहरण गाय, बिल्ली, मनुष्य, डॉल्फिन, चमगादड़ आदि। 72 प्रश्न संख्या 72 प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा अस्ट्रोमा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम 72 का। अंधेरी प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट का स्ट्रोमा में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के तरल पदार्थ के रूप में होता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल पदार्थ है जो थाइलाकोइड झिल्ली को घेरे रहता है। प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 73 रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका है। तो रेटिना में पाई जाने वाली कोशिका क्या है? ऑप्शन सी एमेक्राइन कोशिका। एमेक्राइन कोशिका। एक्सप्लेनेशन
रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाओं में मुख्यतः एमेक्राइन कोशिकाएं शामिल हैं। ये कोशिकाएं रेटिना के अंदर के तंत्रिका नेटवर्क में लैकिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमेक्राइन कोशिका 74 आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन? तो ऑप्शन बी क्रो-मैग्नॉन मानुष। क्रो-मैग्नॉन मानुष। क्रो-मैग्नॉन मानुष को क्रो-मैग्नॉन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। क्रो-मैग्नॉन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमो सैपियंस जाति का था तथा इसका शरीर आजकल के मानव से काफी मिलता जुलता था। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। क्रो-मैग्नॉन मानुष को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज मानते हैं। होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज मानते हैं। प्रश्न संख्या 75 कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी पीछे का भाग। पीछे का भाग आंसर हो जाएगा। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग। व्याख्या देखेंगे कि जीभ का अगला भाग मुख्य रूप से मीठे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। जीभ के किनारे यानी पार्श्व भाग खारे और खट्टे स्वादों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। जीभ का पिछला भाग मुख्य रूप से कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। प्रश्न संख्या 76 जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है। जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है प्रोटीन। प्रोटीन ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। यह पैनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है और शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुसूदनी या इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। जिसकी रचना कितने अमीनो अम्ल से होती है? 51। प्रश्न संख्या 76 जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है और इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। अब देखेंगे 77 मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका। मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन सी है? तो ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी के नाम से जानी जाती है। मूत्रवाहिनी वे नलिकाएं होती है जो मूत्र का किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्र मार्ग में किडनी, मूत्रवाहिनी, ब्लैडर और मूत्र नली शामिल होती है। मूत्र मार्ग में किडनी, मूत्रवाहिनी, ब्लैडर और मूत्र नली शामिल होती है। 78 अंतरापरुषक पेशियां पाई जाती है। अंतरापरुषक पेशियां पाई जाती है पसलियों में। अंतरापरुषक पेशियां कहाँ पाई जाती है? पसलियों में। पसलियों में। आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अंतरापरुषक पेशियां पसलियों में पाई जाती है। ये पेशियां पसलियों के बीच होती है और वे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में सहायक होती है। ये पेशियां श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे फेफड़ों की क्षमता को नियंत्रित करती है। प्रश्न संख्या 79।
हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन बी पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम। हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने वाला उत्प्रेरक एंजाइम होता है। एंजाइम जैविक अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। ये भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। एंजाइम के कुछ उदाहरण पेप्सिन, लार एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में बदलने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने वाला उत्प्रेरक एंजाइम होता है। एंजाइम जैविक अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। ये भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। एंजाइम के कुछ उदाहरण हैं पेप्सिन, लार एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में बदलने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 80। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक ऐसी औषधियां होती हैं जो जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं। पेनिसिलिन एक प्रसिद्ध और प्रभावी एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के निर्माण को बाधित करके उन्हें मारता है या उनके विकास को रोकता है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक और ज्वर नाशक हैं, जबकि क्लोरोक्विन मुख्य रूप से मलेरिया रोधी दवा है, न कि एक सामान्य एंटीबायोटिक। प्रश्न संख्या 81। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं लेनी चाहिए? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को वसा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक वसा विशेष रूप से संतृप्त और ट्रांस फैट रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होकर उन्हें संकरा और कठोर बना देता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोगियों को वसा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक वसा विशेष रूप से संतृप्त और ट्रांस फैट रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के स्तर को बढ़ा देता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होकर उन्हें संकरा और कठोर बना देता है, जिन्हें रक्त प्रवाह बाधित होता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 82। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवाल। हृदय रोगियों को वसा का ये देख लेना। 82 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 81 का नहीं। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन का विज्ञान है। यह उनके जीवन चक्र, विकास, परिवर्धन और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनके व्यवहार का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय शैवाल शामिल होते हैं। 83 नंबर प्रश्न। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखना है। यह प्रकाश के लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है और हरे रंग को प्रवर्तित कर देता है। इसी कारण पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। 84 नंबर प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड
पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया पौधों के लिए भोजन बनाने और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने का मुख्य तरीका है। इस तरह से बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज में बदला जाता है प्लस 6O2 में। 85 नंबर प्रश्न, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, ये तो हमने देख लिया था। ये प्रश्न रिपीट हो गया। ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखना है। यह प्रकाश के लाल और नीले रंग को अवशोषित करके हरे रंग को परिवर्तित कर देता है। इसी कारण हमें पौधे क्या दिखाई देते हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। 86 नंबर प्रश्न, पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? तो कंडोम का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जन्म का नियमन यानी बर्थ कंट्रोल करने के लिए पुरुष कंडोम का उपयोग करते हैं। कंडोम एक अवरोधक विधि है जिसे संभोग से पहले लिंग पर पहना जाता है। यह वीर्य को महिला के गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। यह एकमात्र तरीका है जिसका उपयोग पुरुष कर सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि तारपीन का तेल निकाला जाता है किस चीज से? तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ से। चीड़ से तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका उपयोग पेंट थिनर और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। पेंट थिनर और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। चीड़ के पेड़ से इसे रेजिन को डिजिटल करके प्राप्त किया जाता है। रेजिन को कैसे डिजिटल करके प्राप्त किया जाता है? 88 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन सी टेपवर्म। टेपवर्म मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी है, केचुआ, रेशम का कीड़ा है। टेपवर्म यानी फीता कृमि एक हानिकारक अंतः परजीवी है जो मनुष्य और अन्य जानवरों की आंतों में रहता है और बीमारियां पैदा करता है, इसीलिए यह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसके विपरीत मधुमक्खी शहद और परागन के लिए है, केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए है और रेशम का कीड़ा रेशम बनाने के लिए है। मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी जीव है। 89 नंबर प्रश्न, खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ। खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ है। इसका एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 का विवरण जारी किया है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर खेल को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करना है और एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना है। नई नीति जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान, खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल विज्ञान का उपयोग और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए खेल बजट को बढ़ाकर 3,794 करोड़ कर दिया है, जो 2014-15 की तुलना में 130.9% अधिक है। यह कदम भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 90 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 15,989। 15,989 ग्राम विकास योजनाओं के तहत गांवों को विकास कार्यक्रम में मंजूरी दी गई है। आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बीस जुलाई 2025 को पीआईबी द्वारा जारी सूचना के अनुसार सरकार ने देश की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर में 15,989 जनजातीय गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। इन कार्यक्रमों के लिए 2,283.31 करोड़ की राशि जारी की गई। यह योजना जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है, जिससे इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास और आवंटन में वृद्धि सुनिश्चित होगी। 91 नंबर प्रश्न, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हाल ही में लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो कविंदर गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और क्षेत्र के प्रशासन का प्रमुख होता है। लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। के विकास और प्रशासन में उपराज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नियुक्ति क्षेत्र के प्रशासनिक नेतृत्व में एक नया अध्याय है। 92 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों के बीच हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच। भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों के बीच हुई? तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच। भारत के अंग प्रत्यारोपण विज्ञान में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए देश की पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी कोयम्बटूर के दो अलग अलग अस्पतालों के बीच संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में दो परिवारों के बीच अंगों का आदान प्रदान किया जाता है जब एक परिवार का डोनर अपने मरीज के लिए अनुकूल नहीं होता, लेकिन दूसरे परिवार के मरीज के लिए अनुकूल होता है। यह सफल सर्जरी भविष्य में अंग दान की कमी को दूर करने और अधिक जिंदगियां बचाने के लिए एक नई उम्मीद जगाती है। 93 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की? तो ऑप्शन बी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा। ऑप्शन बी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भारत ने स्वच्छ खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की खुफिया एवं जांच कार्यशाला का आयोजन किया।
यह इस कार्यशाला का दूसरा आयोजन था, जिसका उद्देश्य डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में खुफिया जानकारी और जांच तकनीकों को मजबूत करना है। यह मेजबानी डोपिंग रोधी प्रयासों से भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। 94 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? तो ऑप्शन सी हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने के अपने प्रयास से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 28 से 29 जुलाई 2025 को हैदराबाद में खुली सुनवाई और शिविर का बैठक का आयोजन करेगा। इस तरह के शिविरों का उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान करना है। यह पहल आयोग की जमीनी हकीकत से रूबरू होने और स्थानीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करती है, जिससे मानवाधिकारों के संरक्षण को मजबूती मिलती है। प्रश्न संख्या 95 कि भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा एयरबस के साथ। एयरबस के साथ भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आंसर है एयरबस के साथ। एयरबस के साथ। व्याख्या देखेंगे। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस के साथ साझेदारी की है। यह संयंत्र एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा। H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा, जो अपनी बहुउपयोगिता और उच्च तापमान व ऊंचाई पर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 96 नंबर प्रश्न कि केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? तो 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? तो 1 वर्ष का। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है। यह विस्तार 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। या जब तक सरकार द्वारा कोई नया आदेश जारी न किया जाए, यह सेवा विस्तार जनहित में मूलभूत नियम 56D के तहत स्वीकृत किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 97 मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। शुभमन गिल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि शुभमन गिल बने हैं। भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह साझेदारी ओकले की नई कैंपेन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर के तहत हुई है।
25 वर्षीय गिल अपनी शांत और सटीक बल्लेबाजी के साथ साथ अब ओकले के स्टाइलिश सनग्लासेस के साथ भी नजर आएंगे। ओकले ने उन्हें उनके जुनून, प्रगति और उत्कृष्ट प्रदर्शन के मूल्यों के कारण अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। प्रश्न संख्या 98। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। बिहार सरकार ने राज्य में कृषि विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने और ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम कम पानी की आवश्यकता वाली और उच्च बाजार मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीति का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 99। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता। व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य बिहार के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इसके तहत एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसमें व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और उपचार का विवरण संग्रहित होगा। इससे किसी भी अस्पताल में डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बेहतर और त्वरित उपचार संभव हो सकेगा। यह योजना स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। प्रश्न संख्या 100। मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू हीट वेव को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिहार में हर साल भीषण गर्मी और लू के कारण होने वाली जन हानि को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इस घोषणा के बाद लू से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को आपदा प्रबंधन विकास के नियमों के अनुसार रुपये 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम गर्मी और लू के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।